बोलो 28 कंसेप्चुअल का 27 नंबर, स्टैंडर्ड एंथैल्पी 0 फॉर दी। अब देखो इसमें ऑप्शन में CO2 है, CO2 बनाया जाता है और ऐसे नेचुरल फॉर्म में CO2 बहुत कम होता है। ओजोन भी बनाया जाता है। आप सोचोगे अपर लेयर में ओजोन, लेयर में ओजोन होता है। डायमंड भी नहीं है, डायमंड भी बनाए जाते हैं। ग्रेफाइट को माना जाएगा। कार्बन के इजीएस्ट फॉर्म में ग्रेफाइट मिलता है तो इसको एंट्रोपी 0 होगा, एंथैल्पी 0 होगा। कह रहा है कि हीट, क्वेश्चन नंबर 28, हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू। एक चीज ध्यान रखना कि जो हीट निकाला जाता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, डेल्टा यू जो है वो क्यू के बराबर होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इसीलिए इसको एनसीवी डेल्टा टी भी बोला जाएगा। एनसीवी डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट इंटरनल एनर्जी देता है और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट डेल्टा एच देता है, जिसको एनसीपी डेल्टा टी बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर। इस यहां से देख सकते हो कि डेल्टा यू इक्वल टू, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क क्या होगा? 0 होगा। तो जो भी हीट होगा वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी हीट कहलाता है और कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज इन एंथैल्पी हीट कहलाता है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट क्या होगा, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब पहला लिखा है ये डेल्टा ईपी माइनस ईआर, मतलब ई मतलब ये, इसको हम डेल्टा ई से भी बोलते हैं, लिखवाया था उस समय। तो ये इसके हो जाएगा तो ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लिखा है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो ये तो बॉन्ड एंथैल्पी के लिए होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। थर्ड ऑप्शन जो है वो एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यही सही है, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होगा। 41 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए रिएक्शन। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में डिफरेंस किसके बराबर होगा 41 में? तो देखो इसके फर्स्ट लॉ के बाद तुम्हें एक इक्वेशन लिखवाया था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब इस क्वेश्चन में एक ये रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, इंथैल्पी वाला रिलेशन से। अब क्वेश्चन में पढ़ोगे तो कहीं पर प्रेशर और वॉल्यूम का डिस्कशन नहीं किया, लेकिन रिएक्शन दिया है। तो याद रखना कि जब प्रेशर और वॉल्यूम का डिस्कशन नहीं हो और वहां पर रिएक्शन दिया हो तो इसके बदले हम डेल्टा NgIT भी लिखते हैं, पीवी इक्वल टू NIT। डेल्टा NgIT भी लिखते हैं, पीवी के बदले NgIT लिखते हैं और इसी से हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बताओ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किसको बोला जाता है? इसको, इंथैल्पी को। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किसको बोला जाता है? डेल्टा यू को। ये लाइन याद रखना दोनों। तो कह रहा है दोनों का डिफरेंस, यानी ये नहीं बोल रहा कि इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस बताओ, वो ट्विस्ट करके बोल रहा है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का डिफरेंस बताना आपको। तो इसका डिफरेंस ये नहीं लिख के वो लिख रहा है ना कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का डिफरेंस बताना है। तो जब भी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलेगा तो इंथैल्पी, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेगा
तो इंटरनल एनर्जी। दोनों का हमसे डिफरेंस पूछ रहा है और ये डिफरेंस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होगा। हमसे डिफरेंस ही पूछ रहा है। डेल्टा एन अब इसमें निकाल देंगे। डेल्टा एन जो निकालेंगे केवल और केवल गैसियस फेज को हम एज्यूम करेंगे। अब गैसियस फेज इसमें 12 CO2 है और 15 O2 है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लिक्विड को काउंट नहीं करेंगे, तो 12 माइनस 15 3 आ जाएगा। तो डेल्टा एन जी का जो वैल्यू हो जाएगा वो -3 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में 12 है और रिएक्टेंट में 15 है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 12 माइनस 15 -3। अब इसमें हमसे पूछा है दोनों का डिफरेंस 25 डिग्री पे और वो भी किलो जूल में। तो यहां पर किलो जूल में पूछा है, तो डेल्टा जी आ गया, तो डेल्टा जी आर का वैल्यू जूल वाला पुट कर देंगे 8.314 और टेम्परेचर कितना दिया है 25 डिग्री है 298, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जूल में आएगा, फिर किलो जूल में बदल देना, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये बातें ध्यान में रखना कि ये जो हीट है कांस्टेंट प्रेशर पर, देखो केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनेमिक्स का ये जो है इजी है, फिजिक्स का ऐसा नहीं कि एनसीबी डेल्टा टी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये बिल्कुल इजी आता है। सिंपल सा दो फॉर्मूले, एक फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को ध्यान में रखना है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर वर्क आता है तो ज्यादा स्टेट ऑफ मैटर से वो चीजें बन जाते हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर क्लियर है तो ये वर्क डन निकल जाता है सबका। ज्यादा यहाँ पर गामा और एनसीपी नहीं रखता है, कुछ कुछ पॉइंट जानने हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के और एंथैल्पी और रिलेशन को, और इसी से डेल्टा एक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि रिएक्शन दिया हुआ, यहाँ रिएक्शन दिया हुआ, तो हमें केमिस्ट्री वाला ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर में डेल्टा एनजी लिखा जाता है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंस आ जाता है थोड़ा, उसका न्यूमेरिकल ज्यादा एनसीपी पे डिपेंड होता है। यहाँ पर ज्यादा रिएक्शन के रिगार्डिंग दिया जाएगा कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हीट, इनसे यही सब चीजें, बस 2-4 इक्वेशन है, एक फर्स्ट लॉ और एक इंथैल्पी वाला और एक वर्क डन, 3 न्यूमेरिकल का पार्ट है। बाकी थर्मोकेमिस्ट्री में चला जाता है और थर्मोकेमिस्ट्री आसान है। नेक्स्ट है 41 के बाद, ये हो जाएगा ना, आंसर आ रहा है ना। 41 के बाद है 50, कह रहा है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का फॉर्मूला C2H4 का हाइड्रोजिनेशन, अभी ऑर्गेनिक में आएगा। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया जाता है, हालांकि इसमें भी बताएंगे सरफेस केमिस्ट्री में भी, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में ये डिस्कशन आएगा। जब ये इसके साथ कॉपर या प्लेटिनम के प्लेट पर इसको एब्जॉर्ब कराया जाता है, डबल बॉन्ड से ये एब्जॉर्ब जब करेगा तो यहां आके हाइड्रोजन लग जाता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन, और इसके दौरान हीट रिलीज होता है, हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में निकालते हैं। तो लॉजिकल जब ऑर्गेनिक में आता है तो वहां पर हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अलग अलग कंपाउंड के लिए कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ये सब अभी नहीं अभी देखना है, अभी हमें सिंपल सा हाइड्रोजिनेशन करवाया जा रहा है, तो सिंपल से जानना है कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, इसमें हाइड्रोजन और 2 एक्स्ट्रा लग जाएगा, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हो जाएगा, और ये कॉपर और ये प्लेटिनम के प्लेट में एब्जॉर्ब कराया जाता है। तो ये अगर यही क्वेश्चन तुम्हें आता है सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो वहां पूछ लिया जाएगा किस टाइप का सोल्यूशन है, किस टाइप का सोल्यूशन है, सॉलिड इन गैस या गैस इन सॉलिड। बताया था ना हाइड्रोजिनेशन ऑक्लूजन, तो ऑक्लूजन जो वर्ड आएगा वो सरफेस केमिस्ट्री में आएगा, इसको इसके ऊपर ऑब्जर्व करवाया जाता है तो उसको ऑक्लूजन बोलते हैं। तुम देखोगे यहाँ एग्जांपल में आया था ऑक्लूजन, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव में, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस में, तो वहां ऑक्लूजन बोला जाएगा। ये उस केस में ये गैस कम होगा और इसके ऊपर एब्जॉर्ब कराया जाता है, सॉलिड इन गैस इन सॉलिड होता है। अब ऑर्गेनिक में ज्यादा क्वेश्चन आएगा, और यहाँ जो क्वेश्चन हमसे पूछा है
कि इसमें हाइड्रोजिनेशन करवाया जा रहा है, तो इसमें डेल्टा एन क्या होगा, डेल्टा एन क्या होगा। तो देखो इथीन को हम गैसियस फेज में मानते हैं और इसको भी गैसियस फेज में और ये भी गैसियस फेज में हो जाए, रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। और डेल्टा एन जी जो निकालेंगे बैलेंस रिएक्शन में निकालेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसीलिए थोड़ा अलर्ट हो गए इसमें केमिस्ट्री बनाना, केमिस्ट्री में थर्मोकेमिस्ट्री आसान से आता है क्वेश्चन, ठीक है, वो फिजिक्स के जैसा नहीं है जिसको स्किप कर दो छोड़ दो, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन, बस इसी पैटर्न पे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर अगर हम एनजी निकाले डेल्टा एनजी, तो प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट 1 है और इधर 2 है, तो 1 डेल्टा एनजी हो जाएगा, गैसियस फेज में सबको मान लेते हैं, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा। तुम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन बनाए होगे तो केमिस्ट्री में अलग अलग रहा ना क्वेश्चन फिजिक्स से, और आसान भी है और वेटेज वाला टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम। आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो। 35 कंसेप्चुअल का। थर्टी फाइव in a closed insulated container liquid stirred with the paddle to increase the temperature, which of the following is true। 35 में अब इंसुलेटेड कंटेनर है तो क्या जीरो होगा, डेल्टा। अब इसमें डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखना ध्यान से, ऐसा नहीं कंसेप्चुअल में क्वेश्चन लॉजिकल, ये नहीं कंसेप्चुअल छोड़ देना, हो सकता है क्वेश्चन नीट में ऐसा कोई भारी भरकम इसका क्वेश्चन नहीं देता है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन देता है। तो अगर इंसुलेटेड है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हीट का लॉस और गेन तो होगा नहीं, यानी इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क डन के, यानी ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो Q इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, 2 है, 3 है और 4 है। 1 गलत हो गया ना, हाँ Q ही 0 होगा। Q बोले तो ना तो लॉस ना तो गेन, DQ 0 होता है, डेल्टा Q कभी नहीं लिखा जाएगा। डेल्टा Q इस केस में नहीं लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया है? फर्स्ट दिया है, अच्छा फर्स्ट में Q 0 लिखा है ना, मैं वो देख रहा नॉट इक्वल टू 0 लिख रहा है, ये इसमें नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, थर्ड में और सेकंड में, तो सेकंड और फोर्थ में भी लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो। मैं वो उल्टा देख रहा हूं, इंसुलेटेड है तो Q क्या होगा, 0, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा है अपने को 1, और डेल्टा U इक्वल टू वर्क, और ये 0 नहीं होगा। और उसके बाद है 51 में क्या बोल रहा है कि अब मैं बार बार तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं, कोई ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए कॉन्सेप्चुअल को भी बनाना है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप का नीट में आता है। एक तुम्हें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगा, अब तुम क्या करना है, तुम्हें देखो अब तुम्हें लगभग फिजिकल और इनऑर्गेनिक लगभग एंड हुआ है, ठीक है। अब क्या करो, एक मार्केट से दिशा पब्लिकेशन का या अरिहंत का या सिंगेज का 41 ईयर वाला प्रीवियस बुक ले लो,
नहीं तो पीडीएफ में किसी किसी को सेंड किया था, पीडीएफ 40 से 41 साल वाला, उसको क्या करो, जब तुम्हें कम्युलेटिव टेस्ट हो रहा है या कम्युलेटिव में ये मॉड्यूल टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट में जब तुम रिवाइज करते हो तो उस समय एटलीस्ट एक काम जरूर करो कि प्रीवियस नीट में आया हुआ जो क्वेश्चन उसको बनाओ। और बनाओ ऐसा नहीं कि हम आंसर बना रहे हैं, उसको लेके बैठो 1 घंटा 2 घंटा और उसको बनाओ कितना सही हो रहा है तुम्हारा, उसमें टाइम के अकॉर्डिंग बनाओ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि तुम जो नीट का पेपर दे रहे हो उसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी जानना जरूरी है। यानी कि हम प्रिपरेशन कहीं और कर रहे हैं और क्वेश्चंस कहीं और सब पूछा जाएगा, हमें क्वेश्चंस का एरिया भी जानना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। 51 में बोला है कि डिफरेंस डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या होगा, कंबसन ऑफ इथेन। तो इसके लिए तुम्हें अब याद रखें दो ही इक्वेशन है, या तो फर्स्ट लॉ या इंथेल्पी वाला। तो यहाँ फर्स्ट लॉ नहीं लगाएंगे, यहाँ देखो हमने फर्स्ट लॉ लगाया, तो ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा कहाँ फर्स्ट लॉ अप्लाई करें, कहाँ इंथेल्पी वाला रिलेशन यूज करें। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआईटी। एनजी मैं क्यों लिख रहा हूं, पी डेल्टा भी क्यों नहीं लिख रहा हूं, प्रेशर और वॉल्यूम का कोई डिस्कशन नहीं है, रिएक्शन लिख सकते हैं, इथेन को कंबसन करवाना है। इस दोनों का डिफरेंस पूछा है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू जो हो जाए डेल्टा एनजीआईटी। अब ये बोला है या इसको इधर नहीं मिलाओ तो चलता है, इसमें दोनों में हमें बताना है कौन वैल्यू ज्यादा है कौन वैल्यू कम है, या इधर लाओ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू डेल्टा एनजीआईटी। अब इसमें हमें क्वेश्चन पूछा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये वैल्यू पर डिपेंड करेगा। आर और टी तो पॉजिटिव होता है, डेल्टा एन देख लेते हैं, तो डेल्टा एन हमें इथेन का कंबसन करवाना है, तो इथेन का कंबसन करवाना है C2H6 प्लस CO2 फॉर्म CO2 और H2O। तो बताओ इसमें डेल्टा एन कितना आएगा, बैलेंस है ना, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। 2 और ये 3, तो 4 और 3 7, 7/2। O2 किस फेज में लो, H2O किस फेज में लोगे, वेपर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में लेंगे यहाँ पर, इसलिए हीटिंग कराया जा रहा है ना। तो यहाँ पर गैसियस फॉर्म में लो, गैसियस में लो, गैसियस में लो और गैसियस में लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1 + 7/2, यानी ये लगभग 3.5 और ये 1.4, तो ये वैल्यू क्या आ गया 0.5। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आया, 0.5 पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया मतलब ये वैल्यू ज्यादा होगा ये कम होगा, निगेटिव आता तो ये ज्यादा होता ये कम होता, तो पॉजिटिव आया मतलब ये ज्यादा है ये कम है। आंसर क्या दे इसका, सही है। डेल्टा एच बढ़ा दिया कि डेल्टा यू, डेल्टा यू बढ़ा दिया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर चेंज करेंगे ना। अब यहां पर ध्यान देना, तब हमें ऐसा लग रहा है कि इसको लिक्विड फेज में लिया है, यहाँ हमें सस्पेंशन है कि लिक्विड, वो कहीं कहीं लिक्विड फेज लेता है, कहीं कहीं वो गैसियस फेज लेता है, हालांकि उसको रिएक्शन लिखना चाहिए, हालांकि एक रिएक्शन इधर लिख के कहीं दिया हुआ था जहां लिक्विड फेज में था वो। अब करो तो क्या आएगा, वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, अब नेगेटिव आएगा, तो 2 - 5 ये हो जाएगा 4.5, तो -2.5, तो यहाँ निगेटिव आ गया, निगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ ऐसे कैसे मालूम चलेगा, रुक जाओ फेज चेक करो। वो अगर इथेन को एक्चुअली में तुम लोग उसमें क्या बोलते हैं मोल कंसेप्ट में आया था ना ये बॉर्निंग वाला,
अब देखो यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा हुआ जिसमें गैसियस फेज लिखा हुआ है, लिक्विड लिया, और यहाँ पर गूगल पे दिखा रहा है यहाँ गैसियस फेज लिया है क्यूरा पे। फिर एग्जाम में कैसे करें, उसको देना चाहिए था इसमें। अब टेम्परेचर कितना है उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन है। तो अगर कार्बन का ऑक्सीजन से बंद किया जाए तो ये कंबशन ऑफ कार्बन है, तो कंबशन ऑफ कार्बन इज एक्सोथर्मिक। ऑप्शन नंबर 3, अगर N2 और हाइड्रोजन में अमोनिया बनाया जाता है तो तुम लोग हेबर प्रोसेस पढ़े होगे। हेबर प्रोसेस कौन सा होता है, एक्सो या एंडो? एक्सो होता है। लीच प्रिंसिपल में टेम्परेचर कम करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागता है। तो पी ब्लॉक में हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। उसके बाद है PCl3 प्लस Cl2। केमिकल बॉन्डिंग में बताया था मैं तुम्हें कि PCl5 का जो बॉन्ड है अगर हीट करते तो ये टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में। बताओ केवल दो ही बॉन्ड क्यों टूटता है? वो दो जो बॉन्ड होता है वो कहां होता है? एक्सियल पे। ये है इक्वेटोरियल और ये दो बॉन्ड जो है वो एक्सियल। ये वीक होता है, ये टूट जाता है, इसीलिए दो पार्ट में। लेकिन जब ये जुड़ेगा, अगर रिवर्स जाओगे तो ये अगर एंडो है तो ये क्या होगा? एक्सो होगा। तो PCl5 बनना एक्सो हो जाएगा। अब एक बचा N2 और O2। तो N2 जो होता है वो काफी कम रिएक्टिव होता है। एयर में N2 है और एयर में O2 है। अगर ज्यादा रिएक्टिव होता तो ऐसी नॉर्मली रिएक्शन कर जाता, अगर एक्सोथर्मिक होता तो रिएक्शन ऐसी कर जाता। तो एयर में N2 भी है और O2 भी है, तो N2 का बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें, उसको तोड़ना आसान नहीं है। इसीलिए N नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का रिएक्शन बहुत नहीं के बराबर होता है। तो उसको अगर रिएक्शन करवाना है और तुम्हें बनाना है NO तो उसके लिए हीट देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 में N2 जो है N2 प्लस O2 का बनना NO वो एंडोथर्मिक है। अब कोई नहीं है ना इसमें? अब कोई डाउट नहीं है ना? चलो लेवल 1 में आओ। लेवल 1 में 6 नंबर, लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 लीटर ऑफ N2 एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 5 atm प्रेशर। तो डायग्राम निकाल लो पहले। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में N2 गैस भरा हुआ है और 2 लीटर है और 0 डिग्री सेल्सियस है और 5 atm प्रेशर है। एक्सपैंड एक्सोथर्मली, वो गलती से लिख दिया आइसोथर्मली, अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर। अब ये वर्ड आते ही अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, क्या मैं बताया था? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? जब जब वर्ड आएगा अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, याद रखना उसमें इरिवर्सिबल होता है। यही वर्ड तुम लोग को जब मैं पढ़ाया था तो बताया, क्योंकि रिवर्सिबल में हर बार प्रेशर क्या होता है? वेरिएबल होता है। लेकिन इरिवर्सिबल में प्रेशर एक बार लगाए तो यहीं आके रुकेगा, यानी इस दौरान उसकी प्रेशर चेंज नहीं होगा। एक बार पिस्टन यहाँ था, हमने यहाँ पर ला के पत्थर रख दिया, यहाँ चला गया, तो यहां से यहाँ उसका प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। तो जब जब वर्ड में यूज करेगा ना, देखो वर्क का दो फॉर्मूला हो गया। वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर आइसोथर्मल है तो -P एक्सटर्नल डेल्टा V, और एक वर्क क्या हो जाएगा -2.303 NRT log V2। ये रिवर्सिबल के लिए हो गया और ये इरिवर्सिबल के लिए हो गया। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला लगाना है कि ये फॉर्मूला लगाना है? तो अगर ये वर्ड लिखता है कि एट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर,
तो समझ जाना है कि इरिवर्सिबल वाला ही फॉर्मूला लगाना है। ऑलरेडी वहां बताया था मैंने। और जब नहीं लिखता है तो सोच लेना है कि हमें रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगाना है। तो एक्सपैंड हुआ आइसोथर्मली अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सपैंड हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्क नेगेटिव आएगा, और ऑप्शन में वर्क नेगेटिव आएगा तो केवल 2 और 3 ही होगा। तो अगर मान लो नीट में क्वेश्चन आया तो या तो आंसर 2 और 3 है। मान लो ऐसा सिचुएशन है कि एग्जामिनर कॉपी छीनने वाला है, 2 अभी के अभी नहीं, एक बनाने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास बबल्स केवल फिलअप करने का टाइम है। उस केस में 2 या 3 फिलअप करोगे। अब उसके बाद तुम्हारा लक रहेगा, सही हुआ तो सही और नहीं तो 2 ही 3 फिलअप करो। इतना तो दिमाग लग जाएगा ना। मान लो पेन चला ही नहीं दे रहा है, बस बबल भरो, दो मेरे को OMR शीट दे दो जल्दी से। अब यहां पर एक्सपेंड हुआ एक्सटर्नल तो वर्क नेगेटिव होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm अनटिल, ये तब तक एक्सपेंड हुआ जब इसका इंटरनल प्रेशर क्या हो गया 1 atm। अब आके यहां रुक गया होगा, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हुआ होगा 1 atm हुआ होगा। यहां से चला आके यहां रुका तो 1 atm, यानी हमें जो P एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें 1 atm पुट करेंगे। अगर पिस्टन यहां से यहां गया तो फाइनल वाला लेना है, ध्यान रखना, P एक्सटर्नल फाइनल वाला लोगे। अगर कंप्रेस हुआ तो फाइनल वाला लेंगे, और एक्सपैंड हुआ तो यहां के फाइनल वाला लेंगे, यानी P इंटरनल फाइनल। अब इस केस में हमें 1 atm आइडियल गैस है, वर्क एक्सपेंशन क्या होगा। तो हमें यहां पर वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो कहीं पर वर्ड लिखा नहीं है P एक्सटर्नल, तो यहां पर जाके रुक गया है, इसका मतलब P इंटरनल और P एक्सटर्नल बराबर है, तभी तो यहां इक्विलिब्रियम में आया है। तो यहां पर P एक्सटर्नल हो जाएगा 1 atm। अब यहां पर डेल्टा V चाहिए, तो यहां पर वॉल्यूम, अब यहां से यहां आइसोथर्मली है, अब इसमें स्टेट ऑफ मैटर यूज कर लेना है तुम। तो 2 चैप्टर यहां मिक्स कर दिया वर्क निकालने के लिए। स्टेट ऑफ मैटर यूज करोगे तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यहाँ वॉल्यूम V2 है तभी तो डेल्टा V निकालेंगे। तो यहां से यहां जाने के लिए P1 V1 लगा दो, P1 V1 इनिशियली इक्वल टू P2 V2, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहां से वॉल्यूम निकल जाएगा, P1 है 5 atm 2, और ये P2 है 1 और वॉल्यूम 2 है, तो वॉल्यूम कितना आ गया V इक्वल टू 10 लीटर, यानी वॉल्यूम यहाँ पर 10 लीटर है, यानी 2 लीटर से 10 लीटर ये कहां गया होगा, एक्सपेंड हुआ होगा। तो डेल्टा V जो आ जाएगा 10 - 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ वर्क हो जाएगा -8। अब यहाँ जो यूनिट होगा ATM लीटर होगा। ऑप्शन में देख लेना है कि ATM लीटर है, जूल है। जूल है तो हम इसमें 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में चला आएगा। तो याद रखना, वर्क निकालने के लिए केमिस्ट्री में इतना ही हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा हेल्प लेगा स्टेट ऑफ मैटर का। तो तुम्हें वर्क में क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर वर्क निकालते हो और P एक्सटर्नल डेल्टा V लगाते हो तो एक चीज ध्यान रखना, एक्सपेंशन के केस में जहां पिस्टन रुकेगा वो P इंटरनल और P एक्सटर्नल के बराबर होगा। पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर कंप्रेशन हुआ जहां पिस्टन रुका वहां इंटरनल एक्सटर्नल के बराबर होगा। कहीं इसमें वर्ड लिखा नहीं कि एक्सटर्नल इतना है, हम एक्सटर्नल लेकिन ये और लेंगे। तो एक्सटर्नल कब लेना है समझ में आ गया। दूसरा, रिवर्सिबल वाला कब लगाना है, जब ये वर्ड लिख बोले कि एट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जब जब ये वर्ड यूज करेगा तो सोच लेना रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके अलावा डेल्टा भी अगर तुम्हें नहीं दिया जाए तो डेल्टा भी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करके निकालना है। ठीक है। और तीसरा बात कि अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो ATM लीटर में आएगा, अगर आंसर जूल में दिया है तो 101 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में आ जाएगा। रिवर्सिबल है, अगर पानी में मिलाएंगे तो फिर जुड़ेगा, वो जुड़ेगा NaCl को। इसी लेवल का क्या,
पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है आंसर? ACD। अच्छा, इवोपरेशन है ना, तो रिजोल्यूशन बोल रहे तुम, रिजोल्यूशन ऑफ है, इवोपरेशन है ना, कहाँ है? डिसोल्यूशन है ना, तो फिर से मिलेगा ना NaCl डिसोल्यूशन है मतलब उसको बाहर निकाला जा रहा है तो फिर से जुड़ेगा वो, मतलब हीट किया जा रहा है तो पानी बाहर और वाटर हाँ तो जुड़ जाएगा NaCl। डिसोल्यूशन बोला है, सॉल्यूशन नहीं बोला है, डिसोल्यूशन बोला है। रुक जा, इसको देखना। टेन नंबर देखो, ए गैस एक्सपेंड फ्रॉम 1.5 to 6.5 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर। फिर वर्ड यूज किया कांस्टेंट प्रेशर, तो इसमें हम वर्ड के इरिवर्सिबल वाला लगाएंगे। ऑफ 0.5 atm ड्यूरिंग दिस प्रोसेस गैस ऑल्सो एब्जॉर्ब 100 जूल हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब जैसे ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमसे पूछा तो हमारा ध्यान फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे जाना चाहिए, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोला है तो हीट एब्जॉर्ब हुआ है 100 जूल, तो ध्यान रखना यहां पर प्लस 100 लिखेंगे, अगर रिलीज होता तो माइनस लिखते, साइन के साथ लिखना, मैं पहले बोल दिया हूं। अब यहां पर वर्क का जो वैल्यू है हमें निकालना पड़ेगा, तो पी एक्सटर्नल डेल्टा भी डायरेक्ट निकाल देंगे हम, ठीक है, ये जूल में है, और पी एक्सटर्नल डेल्टा भी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, तो माइनस और पी एक्सटर्नल 0.5 और डेल्टा भी हो जाएगा 5, 4 5, और ये आ गया एटीएम लीटर में 101.3 से मल्टीप्लाई करो तो जूल में आ जाएगा। अब ये कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर देते ही रिवर्सिबल वाला दिमाग में आना चाहिए, और माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, पी एक्सटर्नल ये है और डेल्टा भी ये है, ये एटीएम लीटर में था, जूल में बदलने के लिए हमने 101.3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 कैलकुलेशन कर लेना आ जाएगा। 11 में क्या बोल रहा है, 11 में डाउट है ना, कह रहा है 10 ग्राम ऑफ आर्गन गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गया, कंप्रेस कर रहा है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा। रिवर्सिबली एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, रिवर्सिबल है ये, इरिवर्सिबल नहीं है, तो रिवर्सिबल में वो लिख देगा, वो रिवर्सिबल में वर्ड यूज करेगा, रिवर्सिबल at a temperature 27 degree from 10 liter to 5 liter, calculate Q and delta H for the reaction। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्क निकाल लेते हैं, तो वर्क कैसे निकालेंगे, माइनस 2.303 N, कितना मोल है, 10 ग्राम आर्गन है, तो 10/40 NR है। अब यहां पर आर का जो वैल्यू पुट करोगे, डायरेक्ट जूल मत पुट कर देना, यहां आर का वैल्यू एटीएम वाला पुट करना है, 0.0821 0.0821 RT, टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन, 300 केल्विन,
लॉग क्या होता है V2 अपॉन V1। तो V2 कितना है, V2 5 है और V1 10 है ना, तो 5/10। ये जो वर्क आएगा वो एटीएम लीटर में आएगा। ये जो वर्क आएगा, कभी गलती से मत पुट कर देना कि हमें जूल में चाहिए तो डायरेक्ट हम आर को वैल्यू पुट कर देंगे जूल में आ जाएगा, नहीं। आर का वैल्यू यहाँ पर हमें एटीएम लीटर वाला ही लेना पड़ेगा, और ये वैल्यू जो आएगा एटीएम लीटर में आएगा। और इसको अगर तुम्हें जूल में चाहिए तो उसके बाद तुम कन्वर्ट करना, 101.3 से करोगे तब जूल में आ जाएगा। ये वर्क आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या होगा। अब यहां पर अब आइसोथर्मली है, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो आइसोथर्मली में डेल्टा यू क्या होता है, 0 होता है ना, इसी ध्यान रखना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी 0 होगा, और उस केस में Q जो है वो -W के बराबर हो जाएगा, यानी हीट वर्क के बराबर होगा। तो याद रखना आइसोथर्मली में ये बराबर 0 होता है। तो कैलोरी में बोला है लेकिन क्वेश्चन, तो जूल को कैलोरी में बदल दो, आ जाएगा। जूल को कैलोरी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर दें। 4.2 होता है कि 13 होता है, 18 वाला, हाँ 4.2 से डिवाइड कर दो तो कैलोरी में आ जाएगा। इसका आंसर क्या दिया है 11 का, फर्स्ट दिया है, यानी हीट इतना है। एच का वैल्यू भी निकालना है, इंथैल्पी भी निकालना है, तो ये तो निकल जाएगा, यानी हीट वर्क निकाल लो तो हीट के बराबर आ जाएगा। साइन देख लेना एक बार, अब इंथैल्पी निकालना है, तो इंथैल्पी के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब ये टर्म क्या होगा, 0, तो इंथैल्पी पी डेल्टा वी के बराबर होगा। इसमें 0 दिया है क्या एंथैल्पी, ये वर्क कैसे निकाला, -P एक्सटर्नल डेल्टा वी से निकाला है क्या, रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल है तो वो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ वर्क पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ लॉग का वैल्यू क्या आएगा, लॉग का वैल्यू पॉजिटिव कर देगा उसको ना। लॉग का वैल्यू जो तुम लोगे तो साइन के साथ वैल्यू लिखा जाता है, यहाँ पर लॉग क्या हो जाएगा 1/2, यानी 2 के पावर -1, तो 1 ये पॉजिटिव कर देगा ना, लॉग 2 गिरेगा, तो वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगा वर्क का। लेकिन इसमें जो हिंट में दिया है वर्क को पी डेल्टा वी से निकाला, वो गलती निकाला है। पी डेल्टा वी रिवर्सिबल है ये, एक बार इसको चेक करना, क्यों इसका कैलकुलेशन करना कितना आ रहा है, आ रहा है ना।
तो इसमें डेल्टा एच का वैल्यू 0 है, वर्क इक्वल टू क्यू ये तो आ रहा है ना, लेकिन इंथैल्पी कितना आएगा, क्यों क्या है, सारा वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इंथैल्पी वाला चेक करो, मैं रुक जाओ, वो जो बोलो बैठ नहीं रहा है, ये वर्क तो सही है, इंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट बैठ नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। एनसीपी डेल्टा टी, तो कांस्टेंट प्रेशर पे बोला है क्या कुछ ऐसा वर्ड, कौन एनसीपी डेल्टा टी टेम्परेचर, वैसे 0 हो जाएगा, एनसीपी डेल्टा टी या एनसीपी डेल्टा टी से निकालोगे तो 0 हो जाएगा। फोर्टीन नंबर देखो, इन एन इंसुलेटेड कंटेनर 1 मोल ऑफ लिक्विड, मोलर वॉल्यूम 100 ml at 1 bar, liquid is strictly taken to 100 bar, when volume of liquid decrease by 1 ml, डेल्टा एच क्या होगा, एक कंटेनर है जिसके अंदर 1 मोल लिक्विड है और वॉल्यूम इसका 100 ml है और 1 बार प्रेशर है, अब इसको 100 बार कर दिया गया और इसका वॉल्यूम 99 ml हो गया, तो डेल्टा एच बताना है, कैसे आएगा डेल्टा एच, वर्क निकाल देंगे पहले, पी डेल्टा वी से वर्क निकालेंगे, फिर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और इसमें टेम्परेचर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, तो पहले यहां से हम निकाल देंगे वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो डेल्टा वी पहले निकालो, बार या एटीएम बराबर है ना, लगभग 1 बार में 0.98 होता है ना 1 एटीएम में, अच्छा बार में आंसर दिया है क्या, तो बार और एमएल कन्वर्ट मत करो, तो वर्क पहले निकालो, वर्क कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, वॉल्यूम कितना आया, प्रेशर कौन सा लोगे, ये वाला 1 बार लोगे या 100 बार लोगे, पी एक्सटर्नल के जगह पे कौन सा बार लोगे, तो बार एमएल में आ जाए, है कौन सा प्रेशर लेंगे हम, मतलब 100 से 1 लाया गया है, आंसर क्या दिया इसका,
सही तो आ रहा है ना? हंड्रेड ml से 1 मोल कम हुआ है, सॉरी 1 ml कम हुआ है, तो यहां पर कितना होगा? 99 ml। और ये 1 बार से कहां लेके गया? 100 बार। तो यहाँ P एक्सटर्नल, अब P एक्सटर्नल क्या लोगे? कंप्रेस हो रहा है ना, तो फाइनल वाला 100 है, यहां से लेके गया, अभी अभी बताया क्या लेना है P एक्सटर्नल, तो यहां से लेके गया यहाँ, तो यहां से ये फाइनल वाला लेना है, तो P एक्सटर्नल ये, और वॉल्यूम, फिर उसने ये स्टेटमेंट गलत लिखा है, 2 लिखना चाहिए और यहाँ पर 1 ml आना चाहिए, तब चेंज 99 का आएगा। वहां लिख लो 2, और स्टेटमेंट में लिख लेना 9 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीज बाय 1 ml, नहीं डिक्रीज टू 1 ml होगा। और यही हीट, यही वर्क इंथैल्पी के बराबर होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो उस केस में आइसोलेटेड है, ना तो हीट लॉस हुआ ना तो गेन हुआ, तो टेम्परेचर वहां बढ़ेगा नहीं, वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला? 1 ग्राम ग्रेफाइट इज बर्न इन बम कैलोरीमीटर। इसके बारे में बताया गया। इस केस में वॉल्यूम क्या होता है? 0 लिखवाया था तुम लोगों को, बम कैलोरीमीटर लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? बोला था ऑर्गेनिक रिएक्शन कराए जाते हैं जहां वर्क 0 होता है। जब वर्क पढ़ा रहा था तो आइसोथर्मल होने के बाद साइक्लिक का बताया था, ग्राफिकल, और ये बात बोला था कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है? 0। और एक और बोला था कि बम कैलोरीमेट्री में वर्क 0 होता है, क्योंकि ये कंटेनर क्या होता है? फिक्स होता है। इसका जिस कंटेनर में रिएक्शन कराया जाता है वो कंटेनर बिल्कुल फिक्स होता है। ये राइट डाउन कराया था मैंने। तो बम कैलोरीमेट्री में ऑक्सीजन के एक्सेस में 1 atm प्रेशर पे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन उसको हीट कराया गया 298 से 299 तक। इफ हीट कैपेसिटी ऑफ बम कैलोरीमेट्री इतना, यानी क्यूवी यानी एनसीवी का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी सीवी का वैल्यू दिया हुआ है 20.7 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज इंथैल्पी चेंज, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम वाला यहां पर फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि बम कैलोरीमेट्री में जो उसका कंटेनर का पिस्टन होता है वो फिक्स होता है, इसीलिए वॉल्यूम 0 होता है। और यहां पर क्यू जो निकालेंगे वो एनसीवी डेल्टा टी से निकालेंगे, क्योंकि हम मान के चलेंगे उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब निकल जाएगा। एन का वैल्यू क्या लेंगे हम? यहां एन कितना मोल बन रहा है? 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। 1 ग्राम ग्रेफाइट है, उसको बदल देना, वही लिखा ये। अब इससे हमें क्या निकालना है? तो Q इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, और यही किसके बराबर होगा? डेल्टा यू के बराबर होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पर Q डेल्टा यू के बराबर होता है। इसको कैलकुलेट कर लेना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कंबशन ऑफ 1 मोल बेंजीन टेक प्लेस इतना केल्विन, इतना टेम्परेचर कंबशन प्रोड्यूस एंड इतना किलो जूल हीट लिबरेटेड, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी, और ये सब डेटा दिया हुआ, ये बन जाना चाहिए क्वेश्चन। ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। ये हेस लॉ लगा दो इस पे। क्वेश्चन नंबर 23,
कंबशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस और प्रोड्यूस इतना हीट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन C6H6 प्लस O2, इट फॉर्म 6CO2 प्लस H2O। 6 है 3, 12 3 15, यहां लगा दो 15/2, बैलेंस हो गया। अब इसके लिए जो कंबशन का वैल्यू हमें दिया है, हाँ एनसीबी डेल्टा टी लगाओ है, रुक जा मैं चेक करता हूं इसको। एन का वैल्यू क्या लिए? जो कैलकुलेशन चेक कर रहा हूं, डाउट ले लेने दो। लास्ट में करते 23 हो जाएगा ना। अब कंबशन दिया है, इसका हीट इतना लिबरेट हो रहा है। अब इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या लिख देंगे? डेल्टा एच रिएक्शन का क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ 6 टाइम फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस फॉर्मेशन ऑफ C6H6। एक चीज ध्यान रखना कि यहां जो वैल्यू है लिबरेट हो रहा है तो माइनस के साथ वैल्यू पुट करना है, बाकी डेटा पुट करो आंसर आएगा। क्योंकि इतना हीट लिबरेट हो रहा है, कितना हो रहा है लिबरेट? -3267 हीट लिबरेट हो रहा है। और इसका वैल्यू दिया है CO2 का, CO2 का दिया हुआ है -393.5 किलो जूल है, प्लस 3 इंटू वाटर का दिया है -285.83 माइनस एक्स, इसका हमें निकालना है। एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल। वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम वर्क निगेटिव होता है, तो वर्क हो जाएगा निगेटिव -7 जूल, सॉरी -10 जूल। बाय द सिस्टम केमिस्ट्री में निगेटिव वर्क को बताता है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बाय द सिस्टम 30 जूल। इंटरनल एनर्जी बढ़ गया है, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा और वहां पर +30 जूल होगा, साइन के साथ वैल्यू पुट करना है। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, तो हमें क्यू निकालना है। क्या लिखेंगे? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, साइन के साथ वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। ये +30 है, ये निकालना है, और यहां -10, साइन के साथ वैल्यू पुट करना है। वर्क डन है किस पे? सिस्टम पे, सराउंडिंग पे, साइन के साथ वैल्यू पुट करना है। फर्स्ट और थर्ड रैंक्स में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, साइन के साथ वैल्यू पुट करना। इधर आंसर भी मैच करेगा और रॉन्ग भी आएगा। लेवल 1 होमवर्क, लेवल 1 होमवर्क 66। One mole of ideal gas allowed to expand reversibly and adiabatically from temperature इतना work done। तो इससे पहले लिख लो, बच ही गया था।
लिख लेना नोटबुक में, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। पहले तो इसका 3 टर्म लिख लो। पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये जैसे वहां पर हम बोलते हैं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यहां बोलेंगे पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। टीवी के पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, और टीपी 1 माइनस गामा अपॉन गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। और यहां पर ये भी बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा। अब इस केस में जो वर्क होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, वर्क हो जाएगा NCV डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा इसमें Q0 हो जाएगा और जो वर्क होगा वो U के बराबर होगा, और U होगा NCV डेल्टा टी, और इसका वैल्यू हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। ये रिवर्सिबल का 3, अब फिजिक्स में पढ़े भी होंगे, हालांकि केमिस्ट्री में ज्यादा इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा होगा। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, एडियाबेटिक के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये किसके बराबर होगा, ये, और ये हो जाएगा डेल्टा NCV डेल्टा टी, और इसका सब वैल्यू वगैरह पुट करके डायरेक्ट ये आएगा। तो ये क्वेश्चन किसका, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल का? जो क्वेश्चन आया है वॉल्यूम में, जो क्वेश्चन वॉल्यूम अभी पूछे वो किसका है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल का? 66 नंबर गामा दिया है, सीपीसी भी दिया है, हैं? तो गामा निकाल सकते हैं, गामा निकाल के और ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब इरिवर्सिबल के लिए लिख लेना, अब लिख लेना इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के लिए लिखना P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 अटेम्प्ट करना। लिख रहे हो? सिक्सटी 66 बना लिए, बन गया ना? चेंज इन फाइनल टेम्परेचर, और आंसर दिया चेंज।
बनाने दो, उसमें लिख लेना, नहीं तो फाइनल टेम्परेचर को कट करके लिख लो चेंज इन टेम्परेचर। ये वॉल्यूम तुम लोग का पुराना है, अपडेटेड नहीं। दिखाना, इसमें खा खा के फेंकते भी हो क्या? बनाए क्या, दिखाना। कहाँ पर है? ये है, ये NCV डेल्टा T N1 आ रहा है। चेंज पूछ रहा है ना? हाँ तो चेंज ही, हाँ तो वहाँ चेंज कर लो, अभी ना बोला, वहाँ लिख लो चेंज इन टेम्परेचर, वहाँ चेंज इन टेम्परेचर लिख लेना, फाइनल टेम्परेचर को कट कर दो। देना पेन, पेन देना। चेंज इन पूछ रहा है ना? $67 work done on this system, 1 mole of ideal gas इतना compressed isothermally reversible 1/10 of original value। इसमें क्या करना है? n का वैल्यू 1 दिया है, r का वैल्यू 0.0821 ले लो, और टेम्परेचर ले लो 500 केल्विन, लॉग कंप्रेस किया गया है V2/V1, तो V2 मान लो इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। V2 जो है 1/10 कर दिया गया पहले का, तो V1 का 1/10 हो गया है, -1 आ जाएगा, तो ये -2.303 इंटू 0.0821 इंटू 500, और ये हो जाएगा इंटू 1, और ये प्लस हो जाएगा। अब ये आएगा आंसर किसमें? ATM लीटर में। ATM लीटर को 101.1 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में आ जाएगा, और 4.2 से डिवाइड कर दो, कैलोरी में आ जाएगा, और इंटू 1000 से और डिवाइड कर दो, किलो कैलोरी में आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन करना है, नहीं ऐसा नहीं होता है। अरे तो अब बाकी भी तो उसमें यूनिट है, ऐसे नहीं पुट किया जाता है। आर का वैल्यू इस केस में यही पुट करोगे, कोई जूल और कोई कैलोरी वाला वैल्यू पुट नहीं करना है। यूनिट
68 है। इतना ग्राम नाइट्रोजन, इतना केल्विन, इतना एटीएम अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे वर्ड यूज किया कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये वाला हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कैलकुलेट वर्क, वर्क इक्वल हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इतना ग्राम N2 है तो हमें यहां मोल से कोई मतलब नहीं है। माइनस पी एक्सटर्नल 1 एटीएम है, डेल्टा वी। अब हमें वॉल्यूम नहीं दिया गया कहीं पर भी, तो वॉल्यूम के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। 2.8 ग्राम N2 है और 300 केल्विन है और यहां पर 20 एटीएम है। देखो इसमें हम स्टेट ऑफ मैटर यूज करेंगे। हमें पी एक्सटर्नल स्टार्टिंग में 20 एटीएम है, अब 20 एटीएम से 1 एटीएम बनाया है। 20 एटीएम से यहां 1 एटीएम लेके गया है, तो हमारे को तो प्रेशर मिल गया पी एक्सटर्नल 1 एटीएम होगा, मिल गया ना। अब हमें चाहिए वॉल्यूम में चेंज, तो यहां का वॉल्यूम और यहां का वॉल्यूम में हमें चेंज चाहिए। तो पहले तो हमें पता लगा ले कि यहां का वॉल्यूम है कितना। इसको पता लगाने के बाद ये आइसोथर्मल है तो P1 V1 और P2 V2 कर देंगे, तो यहाँ का वॉल्यूम पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पहले पता लगाते हैं कि PV इक्वल टू 90 लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा N। तो बताओ N2 का मोल कितना होगा? 0.1 होगा ना, 0.1 मोल, 0.1 और R क्या लेंगे? R को ऐसे रहने दो, अभी देखते हैं आगे क्या करना है। 300 केल्विन अपॉन प्रेशर, प्रेशर यहां पर है 20 एटीएम, ये V1 है, वॉल्यूम निकल गया। अब यहां पर यहां से यहां लेके गया है और ये आइसोथर्मली है, आइसोथर्मल है, तो यहां पर अब इस डेटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहां से हमें केवल दो ही डेटा से मतलब है कि प्रेशर इतना है और वॉल्यूम इतना है, और यहां वॉल्यूम इतना है, तो यहां का हमें वॉल्यूम चाहिए। तो इसमें लगा देंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 यहां पर 20 है और V1 0.1 30 R है, और ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, 1.5 R हो जाएगा, इससे कैंसिल, और ये हो जाएगा 3/2 R, 1.5 R। P1 V1 इक्वल टू ये हो जाएगा P2, P2 है 1 और V निकालना है, तो V हो जाएगा 20 इंटू 1.5 R। अब हमें निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम P एक्सटर्नल है 1 और चेंज इन वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम है 20 इंटू 0.5, कितना आ जाएगा? 30 R माइनस वॉल्यूम कितना है पहले वाला, ये कितना है? 1.5 R। ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया, तो माइनस P ये आ जाएगा 28.5। R का वैल्यू अब यहां पर बताओ क्या पुट करेंगे? एटीएम लीटर वाला, तो एटीएम लीटर वाला 0.0821। तो यहां ये कैलकुलेट करोगे तो जो भी आएगा वो एटीएम लीटर में आएगा। ऑप्शन में क्या है? जूल है, जूल है, तो इंटू 101.3 से मल्टीप्लाई करो, करके देखो एक बार आ रहा है कि नहीं। क्या बोलो, ये कर लो पहले, इसका आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है। कौन सा? सीपी माइनस सीबी एब्सोल्यूट जीरो पे बोल रहा है।
क्या होगा एक्सक्लूड 0 पे? गामा 1 के क्या होगा? CP अपॉन CV कल बताते चेक कर 170। इसको कर लो आंसर, कल भी डाउट लेंगे, कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है।